अगर आप इस वीक के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप एक सही वीडियो पे आए हो। आज हम पूरा मार्केट का सेक्टर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस वीक कौन सा सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैं पिछले 2 साल से वीकेंड में इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। मेरे लिए स्टॉक सिलेक्शन हमेशा सेक्टर एनालिसिस से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलने का चांसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। शायद आपके साथ भी ये सारा कुछ हुआ होगा। स्टॉक्स अच्छा है, सेटअप भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मूव नहीं है। मेरे साथ स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम होती थी। बाद में पता चला ये प्रॉब्लम स्टॉक सिलेक्शन में नहीं था, ये प्रॉब्लम मेरा सेक्टर सिलेक्शन में गलती होता। तो ये 2 पॉइंट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस करेंगे, देन हम लोग स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो सेक्टर एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे मेरा एक इंडेक्स का सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे मैं उनको देखता हूँ। वहाँ पे इतना सारा इंडेक्स है जिनका मैं सेक्टर को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि यहाँ पे चेंजेस परसेंटेज वाला पे क्लिक करता हूँ। देन हमें जो अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक्स है, इंडेक्स है, अच्छा मोमेंटम वाला इंडेक्स है, उन पे हम लोग क्लिक करके उनका चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो चार्ट पे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिसके कारण से ये स्ट्रांग है। ठीक है, देखो कुछ चॉपी टाइप का है, तो ये स्टॉक्स उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये इंडेक्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, निफ्टी प्राइवेट बैंक का ये इतना अच्छा नहीं लगा। जैसे निफ्टी आईटी का देखते हैं तो निफ्टी आईटी 200 के भी नीचे है, 200 ईएमए जिनको पता नहीं है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, तो वो बहुत नीचे है, तो इसके कारण से इसको भी अवॉइड करेंगे। देन निफ्टी बैंक में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर जाए तो ज़्यादातर मैं बैंकिंग सेक्टर में तो ये लार्ज कैप स्टॉक मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली मैं ज़्यादातर टाइम देखता हूँ ये वाला सेक्टर जो है निफ्टी स्मॉल कैप वाला। तो देखो ऑल टाइम हाई के आसपास ये खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था, देन उसी जगह के आसपास है। तो इधर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा, उसके बाद चार्ट, जब स्टॉक का कुछ चार्ट देखूंगा तब मार्केट का व्यू पता चलेगा कि अभी चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। तो इधर बैंक का उतना अच्छा नहीं है, रियलिटी सेक्टर का देखते हैं। रिसेंटली 200 ईएमए को ब्रेक किया है, नीचे रिटेस्ट कर रहा है, तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रहा है। ये वाला हाई को जब ब्रेक करेगा तब जाके कुछ लग सकता है कि मोमेंटम स्टॉक मिले इसी सेक्टर का। ठीक है, अभी तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे चौपी टाइप का है, इसमें कोई दिखने की चीज़ ही नहीं है, ये भी चौपी है। ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस ये भी चौपी है। देन ऑयल एंड गैस ये भी 200 ईएमए के नीचे है, तो ये नॉट इंटरेस्टेड रहेगा। ये एफएमसीजी पे जाएंगे तो 200 के नीचे, ये भी कट गया, ये नहीं चाहिए। उसके बाद इधर ये वाला जो डिफेंस सेक्टर का है, तो डिफेंस में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन नीचे कंसोलिडेट होते हुए नीचे चला गया। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि अदर्स जो इंडेक्स है उनमें से बहुत ही अच्छा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। बट अभी दूसरे इंडेक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी चौपी है। पीएसयू बैंक ये भी कहीं ना कहीं चौपी टाइप का दिख रहा है, 200 के आसपास है, मतलब ये बहुत सुरेगा। निफ्टी मीडिया पे जब हम क्लिक करेंगे तो इधर भी 200 के पास है, तो ये भी हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे इस पे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे केमिकल सेक्टर देखने को मिलेगा, तो केमिकल कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है, और इसके कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है इसी इंडेक्स में तो हम लोग इस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। ठीक है, ये 200 है, और ये ऑल टाइम हाई का जो लाइन है उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाने में ट्राई कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक इंडेक्स थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। एनर्जी सेक्टर को देखेंगे, एनर्जी को भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये वाला है हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 100, जो मैंने बोला आपको कि 200 ईमी के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग हम लोग मान सकते हैं। तो ये वाला इस पे कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये बहुत नीचे है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इस पे स्टॉक्स जब स्टडी करेंगे तो एक व्यू आएगा। निफ्टी मेटल ये डाउन है। निफ्टी हेल्थ केयर 500 ये थोड़ा स्ट्रांग है, हेल्थ केयर स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसके बाद 200 ईएमए के और आसपास है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग है दूसरे जो इंडेक्स है उनसे। तो और यहाँ पे निफ्टी हेल्थ का आ गया, इस पे भी वो सेम दिख रहा है, तो ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। फार्मा पे चलते हैं तो फार्मा भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, फार्मा इंडेक्स पे भी स्ट्रांग दिख रहा है।
तो ओवरऑल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडेक्स को देख के कोई अब एग्जैक्ट जगह नहीं होता, उसका व्यू लेना पड़ता है कि हाँ वहाँ पे हो क्या रहा है, उन पे क्या दिख रहा है, ठीक है, वो पता करने का जरूरत है। तो मैंने जैसे देखा कि 200 EMA के ऊपर है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक्स पूरा ओवरऑल मार्केट से निकल के मैंने मेरे आंखों में जो चीजें दिख रहा था, इसलिए मैंने इन सभी स्टॉक्स को देखा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है ओवरऑल। तो जब मैं एक एक स्टॉक को देखूंगा तब आप भी सोचना कि हाँ ये चीजें हो रहा है मार्केट में। जैसे एसबीसी को देख जब क्लिक किए तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक टाइटनेस दिख रहा है, ठीक है, ये स्टॉक को छोड़ते हैं। दूसरा स्टॉक है ये वाला, देखो क्या हो रहा है कि जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है इसके बाद मार्केट नीचे की चला रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये ऊपर गया, देन ब्रेकआउट करके नीचे चला रहा है। देन दूसरा वाला स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे जिससे और आइडिया आएगा। यूटीएल सोलर को जब देखेंगे कि यूटीएल सोलर में भी सेम केस, इधर ऑल टाइम हाई था, इधर ब्रेकआउट किए स्टॉक फिर से नीचे आ गए, ठीक है, तो इधर भी ब्रेकआउट करके नीचे चला है, ठीक है, रिसेंट में 2 दिन में, एक दो, ठीक है, 2-3 दिन में यहाँ पे नीचे आया है, कोई बहुत दिनों का अपडेट नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसेंट का है। देखो आज है, इसके पिछले दिन, इसके पिछले दिन, देन उसके पिछले दिन, मतलब 1 2 3 4 3 4 दिन के अंदर ही इतना बड़ा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तो देखना जरूरी है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। जैसे इधर देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइट हो गया सारा कुछ इधर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आप लोग को आइडिया आएगा। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करने लग गया। इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलो थ्रू बाइंग जो होना चाहिए। जैसे फॉलो थ्रू बाइंग मतलब ये है कि जब भी आप लोग देखोगे कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक कैंडल ऐसे बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है, 3-4 कैंडल बड़ा बड़ा बनाता है, ठीक है, बड़ा मूव आता है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पे फॉलो थ्रू बाइंग आया, इधर आया, इधर आया, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी तो कोई बाइंग आया ही नहीं, ठीक है। दूसरा वाला भी स्टॉक को देखेंगे तो देखो इधर भी यहाँ पे ब्रेकआउट देन ब्रेक डाउन। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे तो इधर ये वाला कुछ ऐसा खास नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है ऐसा, इधर सेम चीज देखो क्या हो रहा है ना कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, ये वाला रेजिस्टेंस हो सकता है, छोटा छोटा रेजिस्टेंस जो होता है उनको ब्रेकआउट करते ही ये रेड कैंडल आ रहा है। उसके बाद और भी है, ऐसा नहीं कि 2-3 में खत्म हो रहा। देखो इधर भी सेम पेस रेजिस्टेंस के पास गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4-5 दिन कंटिन्यू सेलिंग आया, ठीक है। इसके बाद इधर भी देखो, इस पे थोड़ा बहुत टाइटनेस दिख रहा है, ये नीचे नहीं जाना चाहता है, ये स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत दिखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मैंने जो चीज़ें दे के रखा है खुद के एडुकेशन सीखने के पर्पज़ के लिए ये लिए है, मतलब बाय नहीं किए, इनको मैं देखने के लिए रखा है कि यहाँ पे अगर बाय करता तो कैसा मूव देता है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है, इसलिए मैं करा है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये देख के कि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड का कैलकुलेटर यहाँ पे फिक्स्ड है तो यहाँ इसको देख के हम लोग बाय कर लेंगे, ऐसा कभी मत करना, नहीं क्यों आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। ये फालतू का चीज़ें हैं, खुद का रिसर्च करना मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है, उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग सारा कुछ करना, ठीक है। तो देन दूसरा वाला जो स्टॉक्स है इस पे भी हमें थोड़ा बहुत टाइटनेस दिख रहा है, ठीक है। ये भी बाइंग सेलिंग नीचे कहीं पे भी नहीं जाना चाह रहा। तो इस पे जब जाएंगे तो इस पे भी देखो इतना बड़ा रेड कैंडल, ठीक है, कंसोलिडेटेड किया, देन इतना बड़ा रेड कैंडल। उसके बाद यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे भी देखो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है। तो हम बताओ आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का भी, इस पे भी देखो 1 2 3 4 4 दिन कंटिन्यू सेलिंग। तो अब बताओ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं ही यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट ऐसा चल रहा है, उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किया है, उन चीज़ों को मैं देखूंगा। तो सिलेक्ट किया है इस वाले स्टॉक को। अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइट बेस, तो यहाँ पे एक बार टच किया, देन दूसरा यहाँ पे टच किया, देन यहाँ पे टाइटनेस कहीं है ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर टाइटनेस अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मैं ज़्यादातर 5% 6% के ऊपर मैं बाय नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 5% स्टॉप लॉस, तो ये मेरे हिसाब से, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये सेट नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ पे आके कोई कंसोलिडेशन टाइटनेस दिखाता देन बाय करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस, ओके। अभी मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं करूंगा, बट ये स्टॉक सब ज़्यादातर स्टॉक्स मैंने जो कुछ भी देखा उनमें से ये स्ट्रॉन्ग लगा, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन इसको देखें,
इस पे भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है। और इधर हमें रेजिस्टेंस को सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे एक बेस बनाया है, या इधर टच किया देन इधर किया, देन फिर से ये वाला एक आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर इस जगह के आसपास टाइटनेस दिखता है 2-3% का, तो देन हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो 5% का स्टॉप लॉस पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, सेम मेरा रूल है, ठीक है। ये एक चीज है ना कि कोई कोई बोलते हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ, कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है मान लेते हैं। फिर से मैं दिखाता हूँ तो आप लोग को आइडिया आएगा। ये वाला रेजिस्टेंस है, कोई कोई आपको क्या कहेगा, कोई कोई बोलते हैं ना कि ये रेजिस्टेंस पे ये वाला कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, बाय कर लो। तो अगर मैं इसी कैंडल पे बाय करता हूँ तो इधर स्टॉप लॉस लगेगा, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पे तो लेना ही पड़ेगा, ये तो रूल्स है। और आपका देखो इधर टारगेट देखो कहाँ पे आ रहा है, इतना इतना छोटा सा 18%। और इधर मेरा लॉस हो रहा है 1:1 का टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड। इधर मेरा 17%, अगर जाएगा तो 17% जाएगा, और आएगा तो 18%। तो ये कैसा गेम हो। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड ही गलत है, तो इतने में तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नया लूँ, यहाँ पे मैं खाली बैठा रहूँ, वो अच्छा बात है। बट इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ये टारगेट दिया है, अगर नहीं देता तो यहाँ से यहाँ तक का 17%, मतलब समझ सकते हो, 1 लाख में 17% मतलब 17,000 रुपये एक ही ट्रेड में माइनस खा है। इसलिए मैं इन पे भी ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ कि ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट पे बाय करो। मुझे मैं ब्रेकआउट होने से पहले ही बाय करता हूँ। अगर यहाँ पे टाइटनेस दिख रहा है, ठीक है, इधर कोई कंसोलिडेशन दिखेगा, देन यहाँ पे बाय करूंगा, 2-3% का स्टॉप लॉस रहेगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। बट अगर 7-8% का, 17-18% का दिखेगा तो मैं नहीं करूँगी। देन ये वाला स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे टाइटनेस दिखा रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मेजर कर लेते हैं कैंडल का साइज। इधर हमें देखने को मिल रहा है 4%। तो ठीक है, देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ मुझे लगेगा तो देन यहाँ पे एंट्री करने का कुछ प्लानिंग करेंगे। बट अभी कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ कि संडे वीडियो आ रहा है तो मंडे को ही बाय कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ये सारा कुछ स्टॉक दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि मंडे को बाय करने के लिए। मेरे रेडार पे लगा कि ये स्टॉक्स कुछ कर सकता है, तो आप लोग इसको डेली रिव्यू करना, ठीक है। एक दिन में रेडर पे आने के बाद आपको अगर बोल दूं कि ये स्टॉक आपके लिए अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है। हम लोग जैसे कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे, जो हमने पिछले हफ्ते जो वॉच लिस्ट दिए थे, तो उस वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक को बाय किए थे, बाय नहीं किए थे तो क्यों नहीं किए थे, उनमें स्टॉप लॉस कितना था, सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो वहां पे जाके आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक भी क्लियर हो चुका है। देन ये वाला अगर आपको देखना है तो इधर भी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे टच किया, देन ऊपर गया, देन ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से कंसोलिडेशन किया, देन नीचे गया, इस तरीके से काम कर रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपको ये चारों सेटअप मैंने फॉलो, ये चारों सेटअप मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर मैं आपको बताऊं कि इन स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट कैसे किया, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे मैं मोमेंटम स्टॉक सिलेक्ट कैसे करता हूँ उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ स्टॉक्स है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 164 स्टॉक्स है, जिनको मैंने स्कैन करके ये 4 स्टॉक्स निकाले हैं। इन 4 स्टॉक्स में से मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। मार्केट के कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए।